Okay then, good morning everyone. Today we start our the next class regarding the Bharatiya Nyaya Samhita. Till now we just covered the explanation part and we are doing right now the general defense with the Bharatiya Nyaya Samhita. And these defense will be used commonly with the all type of offenses and they will give the complete immunity. मोस्टली हमने सारे डिफेंसेस कवर कर लिए. लास्ट डिफेंस इज लेफ्ट विद द प्राइवेट डिफेंस. प्राइवेट डिफेंस या फिर मैं कहूँ इट्स अ सेल्फ डिफेंस. सेल्फ डिफेंस विद यू. Everyone have a right to live and everyone have a complete right to live their life and liberty by virtue of article 21. उसी आर्टिकल 21 से हमें ये राइट भी मिलता है कि हम अपने जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं. ना केवल अपने जीवन की, अपनी प्रॉपर्टी की भी. द राइट टू डिफेंस इज वेस्टेड विद द टू वेज, विद द प्रॉपर्टी और विद द बॉडी. And that property and that body, not only with your property and your body, it's also can be of another property, another's property and another's body. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने जीवन की रक्षा, अपनी प्रॉपर्टी के बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस यूज करेंगे. इफ यू फाइंड एनीथिंग अकर्ड रॉन्ग एंड यू कैन हेल्प दैट गाय. अगर कोई किसी 2-4 लोग मिलकर किसी को मार रहे हैं और आपको लगता है कि उससे उसकी हत्या हो जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा इंजरी होगी, देन यू कैन सेव हिम. और in respect to the save that guy, you can use the force against them. Private defense, it's a counter defense. Defense in a counter manner. ये इस तरीके से है कि आपके ऊपर हमला हुआ और आपने रिटर्न में हमला करा फॉर आवर सिक्योरिटी. मेजर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्राइवेट डिफेंस इज ऑलवेज बी अ सिक्योरिटी. क्लियर दैट थिंग. जो क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, यू हैव टू बी जस्ट मेजर विद दैट कि जब वो एक्ट हुआ, व्हेन द ऑफेंस, एक्चुअल ऑफेंस हैज बीन अकर्ड, एट दैट टाइम इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ प्राइवेट डिफेंस. उस टाइम पे सेल्फ डिफेंस की रिक्वायरमेंट थी. उस टाइम पे डेंजर था आपके लिए या आपकी प्रॉपर्टी के लिए. अगर आप प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज करते तो या तो आपकी प्रॉपर्टी को हार्म होता या आपको हार्म होता. सो एट दैट टाइम यू स्पेशली रिक्वायर द प्राइवेट डिफेंस. बट एट द टाइम व्हेन यू कमिट द ऑफेंस, यू कमिट द एक्ट, देयर इज नो नीड ऑफ प्राइवेट डिफेंस, देन यू कैन नॉट बी क्लेम द इम्यूनिटी फ्रॉम दिस सेक्शंस. आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उस टाइम पे आपको प्राइवेट डिफेंस की रिक्वायरमेंट थी. सपोज एक एक्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ के अकम्प्लिश्ड हुआ, यहाँ पे थ्रेट था, यहाँ पे थ्रेट था, इस पाथ पे कोई थ्रेट नहीं था, फिर दोबारा से थ्रेट आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और यहाँ पे था. अब यहाँ पे अगर कोई ऑफेंस होता है, यहाँ ऑफेंस होता है, यहाँ पे ऑफेंस होता है, यहाँ पे ऑफेंस होता है, तो उसमें आप प्राइवेट डिफेंस का राइट क्लेम कर सकते हैं, इम्यूनिटी वहाँ से ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जब थ्रेट नहीं था, when there is a no threat available to you, then you cannot be claim the private defense. By virtue of that, we can we say that the private defense is a shield, not a sword. तलवार नहीं है, ढाल है. ये बचाव कर सकते हैं प्राइवेट डिफेंस से. किसी को पनिश्ड नहीं कर सकते, किसी को पेनलाइज नहीं कर सकते. कई बार होता ना कि सपोज कोई चोर है, चोर हम घर में चोरी करने आया, सडनली वहाँ के लोग जग गए और उन्होंने चोर को पकड़ लिया. अब पकड़ के वो फिर उसको बांध के पटक दिया और अब उसे पनिशमेंट दे रहे हैं या फिर उसको इंजरी पहुंचा रहे हैं. तो टिल नाउ व्हेन द थीफ कम एंटर इन योर हाउस एंड ट्राई टू स्टॉलन समथिंग, उस समय तो आप उस प्राइवेट डिफेंस में उसको कुछ इंजरी पहुंचा देते हैं, वो रिक्वायर्ड है, वो सफिशिएंट है, वो डिफेंस में आ जाएगी. लेकिन जब हमने उसे बांध के ही रख दिया, अब वो कुछ कर नहीं सकता, अब ये ऑलरेडी कॉल द पुलिस, या फिर चलो पुलिस पे भी कॉल नहीं करी, जब वो बांध के रख दिया तब तो थ्रेट खत्म है. नो थ्रेट लेफ्ट विद योर प्रॉपर्टी एंड विद योर बॉडी. अब उसे मारना वो ऑफेंस है. अब अगर उसे आप एक थप्पड़ भी मारते हैं वो कंप्लीटली ऑफेंस है. आप ये नहीं कह सकते जी हम तो इसको सजा दे रहे थे. यू आर नॉट, यू कांट डू इट. यू आर नॉट द अथॉरिटी टू गिव द पनिशमेंट टू द एनीवन. क्लियर विद दैट. तो जब तक वो थ्रेट अवेलेबल है तब तक ही आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं. एक बात यहां तक, एक चीज ये क्लियर है. दूसरी चीज यहां पे मैं छोटी सी ऐड करूंगा, आउटसाइडर सपोर्ट. कि सपोज आपको कोई थ्रेट है और आप उस थ्रेट में प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हैं, वो ठीक है. लेकिन जब आपको कोई थ्रेट है, यू कॉल्ड द पुलिस, यू कॉल्ड अनदर गाय, यू कॉल्ड सम अथॉरिटीज, अब वो अथॉरिटी आ जाती है, तब थ्रेट हो जाता है खत्म. यू कांट नाउ देन यू कैन नॉट बी यूज द प्राइवेट डिफेंस.
आपको कोई मारना चाहता है, आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, लेकिन जैसी पुलिस आ गई तब आपने उसको मार दिया, यू कांट डू इट। जैसे आउटसाइडर सपोर्ट आपको मिला, प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका खत्म हो गया, अब आप सिक्योरिटी जोन में आ गए, आपके ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, अब आप किसी को डिफेंस में नहीं मार सकते। क्लियर विद दैट? चलो, एक तो हुई ये बात, टू थिंग्स वेरी क्लियर विद दैट कि सिक्योरिटी के लिए है, सील्ड है, स्वॉर्ड नहीं है, जब थ्रेट होगा तभी यूज करेंगे, और जब आउटसाइडर सपोर्ट हमें मिल जाएगा तब इसका हम यूज नहीं कर सकते। ये चीजें क्लियर हुई। दूसरी चीजें मैं ये कहना चाहूंगा कि in a case of offense, in a case of a injury, we can use the private defense for the property and body both, and two type of harm we can be cause। दो तरीके से हम व्यक्ति को हार्म पहुंचा सकते हैं, या तो हम उसकी डेथ कर देंगे, either we kill him, या फिर any other injury। दो हिस्सों में इन्होंने बांटा हुआ है। इन्होंने कहा है कि एज पर द रिक्वायर्ड सर्कमस्टांसेस विच आर सफिशिएंट फॉर योर सेफ्टी, विच आर सफिशिएंट, यू कैन यूज दैट मच अमाउंट ऑफ डिफेंस। क्लियर? अब छोटा सा कोई व्यक्ति है, आप 4-5 लोग हैं, चोर आया है, चोर के पास कोई वेपन नहीं है, और आप बड़े बड़े वेपन ले जाके उसको मार देते हैं, देन नो नीड टू बी किल द thief who didn't have any type of weapon, और जो इजीली आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, अपलाइज कर रहा है, तो आप तब भी उसे मार रहे हैं, दैट इज नॉट अ डिफेंस। रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस के बेस पे जितनी इंजरी रिक्वायर्ड है फॉर योर सेफ्टी, उतना ही आप डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। अननेसेसरी किसी को ट्रोल करना, इट्स नॉट लाइक अ डिफेंस। क्लियर? एक बात ये रही रिक्वायर्ड सर्कमस्टांस पे। अब ये वाला जो पोर्शन है एनी अदर इंजरी का, ये चलेगा आपका फैक्चुअल बेस पे। फैक्ट के बेस पे हम इसे एनालाइज करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा कि कितनी रिक्वायर्ड थी इंजरी, कितनी रिक्वायर्ड नहीं थी, क्या जरूरत थी उस समय, कितनी जरूरत नहीं थी, क्या हम उसको लीव आउट भी कर सकते थे, स्किप भी कर सकते थे, अनएंटरटेन भी कर सकते थे। तो वो क्या फैक्चुअल सर्कमस्टांस है, दैट विल बी डिफाइंड बाय द एनी अदर टाइप ऑफ इंजरी। But in a case of death, both in a case of property और in a case of body, बॉडी की सेफ्टी के लिए या प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए आप किन किन सर्कमस्टांसेस में डेथ कॉज कर सकते हैं, वो इन्होंने लिस्टेड आउट करे हैं बाय वर्च्यू ऑफ, लेट मी टेल यू, देयर इज अ सेक्शन 38, हाँ सेक्शन 38 फॉर द बॉडी and section 41 for the property। ये two sections are for the defense in which you caused the death। सेक्शन 38 बताता है कि बॉडी हार्म की इंजरी के केस में आप किन किन सर्कमस्टांसेस में डेथ कर सकते हैं। सपोज दे सेड दैट अगर आपको कोई खतरा है आपकी जान को, या फिर यू अवेयर अबाउट दैट कि जो व्यक्ति आपके साथ असॉल्ट कर रहा है उस असॉल्ट से आपकी डेथ कॉज हो सकती है, देन यू कैन आल्सो कॉज द डेथ ऑफ दैट गाय। डेथ का खतरा है, ग्रीवियस हर्ट का खतरा है, आपको रेप होने का खतरा है, अननेचुरल लस्ट ग्रेटिफाइंग का खतरा है, किडनैपिंग और अबडक्शन का खतरा है। इफ यू हैव अ थ्रेट ऑफ डेथ फॉर द थ्रेट ऑफ अ ग्रीवियस हर्ट, रेप, अननेचुरल लस्ट एंड द किडनैपिंग अबडक्शन, in these type of circumstances, in these 5 circumstances, you can cause the death of the offender। Clear? In these circumstances, you can cause the death। In a case, एक तो डेथ के केस में, ग्रीवियस हर्ट के में, रेप, अननेचुरल लस्ट और किडनैपिंग अबडक्टिंग। ठीक है। नाउ वी कम विद द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के कौन कौन से केस होंगे? इन अ केस ऑफ रॉबरी यू कैन कॉज द डेथ, कि अगर कोई सम ऑफ द वन कमिट द रॉबरी विद यू। हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद। इट मीन्स इन द नाइट। इन द नाइट कोई आपका हाउस ब्रेक करता है विदाउट योर परमिशन, विदाउट योर कंसेंट, वो आपकी वॉल ब्रेक करके, विंडो ब्रेक करके आपके घर में एंटर करता है, इन दैट टाइप ऑफ सर्कमस्टेंस यू कैन किल दैट गाय। Mischief by fire, explosive substance committing on the building, tent or vessel, which building, tent or vessel are used as a human dwelling। It simply says that कि आपका कोई भी ऐसा घर, बिल्डिंग, इमारत, कोई भी टेंट हाउस जिसे आप घर की तरह यूज करते हैं, which you use as their हाउस,
जहाँ पे आप अपनी किसी चीज़ को घर की तरह यूज़ करते हैं वहाँ पे कोई आग लगा दे या फिर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कमिट कर दे, तो उस केस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं टू दैट गाय. अपार्ट फ्रॉम दैट, थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास अंडर सर्कमस्टांसेस वेयर द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ एंड ग्रीवियस हर्ट विल बी कॉन्सिक्वेंस. कोई आपके घर चोरी करने आया, पिस्टल साथ लेके आया, वहाँ पे आपको डर है कि आपकी डेथ भी हो सकती है. कोई आपकी चीज़ को कोई ख़राब करना चाहता है, आपके घर में ज़बरदस्ती घुस रहा है, ट्रेसपास कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट को पहुंचा सकता है आपको. दैट टाइप ऑफ सर्कमस्टेंस, 5-7 लोग एक साथ आपके घर में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो देयर चांसेस कि अगर आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकते हैं. तो इन दैट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस यू कैन कॉज द डेथ ऑफ दैट गाय. Robbery, house breaking, mischief by fire and explosion in the dwelling house, and the theft, mischief and house trespass where there is a chance of death or grievous hurt to you. Clear? चलो यहाँ हाउस ब्रेकिंग मतलब कोई रात में आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है. हाउस ब्रेकिंग होता है एक तो हाउस ट्रेसपास, एक हाउस ब्रेकिंग. हाउस ट्रेसपास सिंपली लाइक ट्रेसपास योर बाउंड्रीज, आपके घर में घुसने की कोशिश. ब्रेकिंग लाइक कुछ चीज़ तोड़ के, गेट तोड़ के या फिर दीवार से छलांग लगा के, खिड़कियां तोड़ के, ऐसी चीज तरीके से. एक ट्रेसपास तो डायरेक्ट गेट से एंटर कर रहा है. ब्रेकिंग जो जो रास्ता है आने का उस रास्ते से ना आकर के किसी और रास्ते से आ रहा है, तो उस सर्कमस्टांस नाइट में, डे टाइम में यू कांट किल. बिफोर आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज का मतलब है कि सूरज छुपने के बाद और सूरज उगने से पहले. ये सारे इंस्टेंट इसके टाइम ही होंगे सर. रॉबरी भी ना, रॉबरी इसके अंडर नहीं. रॉबरी किसी भी टाइम हो रही हो उसमें आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं, लेकिन हाउस ब्रेकिंग उन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया कि इस ड्यूरेशन में ड्यूरिंग द नाइट अगर कोई हाउस ब्रेकिंग होती है तभी आप उसे किल कर सकते हो, अदरवाइज नॉट. ठीक है, चलो ये दो सर्कमस्टांसेस हुए डेथ के केस में, चाहे वो बॉडी हो चाहे प्रॉपर्टी हो. इसके अलावा डेथ के अलावा आप कोई भी और इंजरी पहुंचा रहे हैं वो डिपेंड करेगा आपके फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस पे, हाउ मच दैट इंजरी रिक्वायर्ड. अगर रिक्वायर्ड इंजरी कॉज करिए तो डिफेंस मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने अल्ट्रा वायरस एक्ट कराए तो डिफेंस नहीं मिलेगा. क्लियर? अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और हमें आपको बतानी है, दैट इज सेक्शन, लेट मी सी, हाँ, that is section 36. Now the question is raised, if suppose there is a unsound mind person. आप कुछ कह रहे हैं? एक मिनट सर, इसमें रॉबरी बताया, हाउस ब्रेकिंग बताया, मिसचीफ बता दिया, थेफ्ट बता दिया सर. इसमें मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास भी फिर डी में अलग से बता दिया सर इन्होंने. बिल्कुल. सर्कमस्टांसेस एज मी रीजनेबली कॉज अप्रीहेंशन. तो इसका मतलब क्या हुआ सर? ये डे, ये तो इसका होगा ना सर, कुछ रहा ही नहीं आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज का. तो सर देखो, हाँ, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज है सिर्फ हाउस ब्रेकिंग में. रॉबरी है एनी टाइम. ठीक है, हाउस ट्रेसपास का भी लिख दिया ना इन्होंने. हाउस ट्रेसपास है यहाँ पे इस वाले केस में. दैट्स व्हाई आई टेल यू, हाउस ट्रेसपास अलग है, हाउस ब्रेकिंग अलग ऑफेंस है. हाउस ट्रेसपास जो नॉर्मल वे है उससे एंटर करने को ट्रेसपास कहते हैं. हाउस ब्रेकिंग जो नॉर्मल वे नहीं है, सीढ़ियों से आना, टेरेस से आना, खिड़की से आना, ये हाउस ब्रेकिंग है. ठीक है, हाउस ट्रेसपास और ब्रेकिंग को एक साथ ना लें. ठीक है, यहाँ पे इस वाले केस में जो मिसचीफ बताई है, मिसचीफ इज सिंपली लाइक कि कोई आपका घर जला रहा है या फिर आपके घर को एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से उड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं. यहाँ पे जो मिसचीफ बताई है वो ये कह रहे हैं कि नो आइडिया कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसकी मिसचीफ से या तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट का खतरा है, ग्रीवियस हर्ट का, या फिर डेथ का खतरा है. उन सर्कमस्टांसेस में थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास. क्लियर? चलो, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन सेक्शन 36 का क्लियर करता है कि सपोज देर इज अ अनसाउंड माइंड पर्सन, कोई मेंटल पर्सन है या फिर अनसाउंड पर्सन है हु इज नॉट इन हिज सेंस, वो अब आपके साथ कोई ऑफेंस कर रहा है. जैसे कई बार होता है ना, पागल व्यक्ति आपको मारने की कोशिश करता है. अब क्योंकि वो तो कोई ऑफेंस नहीं कर रहा, और प्राइवेट डिफेंस कहता है ऑफेंस के अगेंस्ट में ऑफेंस होगा, लेकिन यहाँ पे तो जो अनसाउंड व्यक्ति है वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो आपको मार भी देता है तो भी वो ऑफेंस नहीं, क्योंकि मेंसरिया नहीं है, ही इज अनसाउंड.
क्लियर। अब क्या हम उससे प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं उसके अगेंस्ट में? तो सेक्शन 36 गिव द राइट टू यू, देन यू कैन यूज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इवन अगेंस्ट द पर्सन हु इज अ अनसाउंड माइंड और एनी अदर वे हु इज नॉट इन अ सेंस। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसके अगेंस्ट में हम प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द प्राइवेट डिफेंस। बॉडी के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए है, ऑल सर्कमस्टांसेस में अवेलेबल है। दो चीज कर सकते हैं, या तो डेथ करेंगे या इंजरी करेंगे। डेथ के लिए हमने सर्कमस्टांसेस डिफाइन कर रखे हैं, वही सर्कमस्टांसेस के अंदर डेथ हो सकती है। इफ दैट कॉज द इंजरी, तो इंजरी के लिए फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस पे हम वर्क करेंगे कि जो फैक्ट्स है वो किस बेसिस पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा प्राइवेट डिफेंस खत्म होता है। कोई डाउट प्राइवेट डिफेंस के रिगार्डिंग आपका? एक बार सभी छोटा सा इसका रिवीजन लेंगे एंड ट्राई टू मेमोराइज द एवरी सेक्शन विद द प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस से पहले एक छोटा सा चैप्टर आपका पनिशमेंट के रिगार्डिंग और है। आई वांट टू बी क्लियर दैट थिंग आल्सो विद यू, गिव मी अ मिनट। दैट इज chapter 2 is about the punishment. By section 4 provide the 1 2 3 6 type of punishment is here. First is death, second is the imprisonment of life, then is the another is the imprisonment, simple imprisonment which are defined by the terms कि एक तो होता है कि जीवन भर के लिए आपको कारावास दे दिया गया। दूसरा है कि आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया गया। तो उस पर्टिकुलर टाइम में दो तरीके की इम्प्रिजनमेंट हो सकती हैं, सिंपल एंड राइगोरस। राइगोरस इट मीन्स द यू हैव टू बी डू द हार्ड लेबर ड्यूरिंग द इम्प्रिजनमेंट, ड्यूरिंग द जेल पीरियड you have to be doing the hard labor with you. In simple imprisonment you don't need to be do any type of hard labor, you just be go with the jail and live like a normal life as per the jail rules and jail manuals, prison manuals, ठीक है। So death, imprisonment of life, imprisonment of either be rigorous and simple, forfeiture of property, आपकी प्रॉपर्टी को कब्जे में कर लेना, ठीक है। फाइन, यू मेक एनी टाइप ऑफ फाइन ऑन यू। ये वाला जो पॉइंट है कम्युनिटी सर्विस, इट इज द स्पेसिफिक विद द BNS, भारतीय न्याय संहिता, स्पेशली एडेड इन दिस चैप्टर। कम्युनिटी सर्विस गिव द जुडिशियल डिस्क्रिप्शन टू द जजेस that they can be in a petty offenses, not all type of offenses, in a petty offenses where the offender are not that much bad as per the thing. So the judge can be do any type of community services as in the form of punishment, कि आप कुछ भी ऐसा काम कर दें जो समाज के लिए अच्छा हो और जज आपको ऑर्डर कर रहा है ना फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, उससे आपकी पनिशमेंट भी पूरी होगी, आपको एक लेसन भी मिलेगा और कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए गुड थिंग भी आएगी। दैट इज विद द कम्युनिटी सर्विस। Apart from them, there is a one other concept is the solitary confinement. Let me go with there. If I found the section of it. That one. Section 11. It's about the solitary confinement. Solitary confinement is that you are confined in a prison and alone. There is no one with you, neither you are allowed to meet anyone and no any other prisoners and your relatives are allowed to meet you. That is the solitary confinement. It's a special and the most cruel confinement with the law, and in a more grave offenses the court give that type of punishment to a guy. एक बार में a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months. First of all is that कि let we read this whole concept regarding the solitary confinement. Whenever any person convict of an offense for which under the संहिता code provide the sentence of the rigorous imprisonment, जहाँ पे rigorous imprisonment का प्रावधान दिया गया है संहिता में, कोर्ट में सेंटेंस द ऑर्डर सेल कीप द सोलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। तो जितनी उसको सजा मिली है उसमें से जो पार्ट कोर्ट कहेगी उस पार्ट में उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए भी ऑर्डर करा जा सकता है, सेंटेंस्ड करा जा सकता है, बट नॉट एक्सीडिंग द 3 months इन होल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल। 3 महीने से ज़्यादा की सजा सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं मिलेगी। 3 महीने मैक्सिमम यू कैन बी सोलिटरी कन्फाइंड फॉर द 3 months। अब इसमें भी फिर लिमिटेशंस है कि क्या कहते हैं, ए टाइम एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीडिंग द 6 months। अगर आपको टोटल 6 महीने की सजा मिली है तो उसमें आपको 1 महीने का ही सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है, अगर 6 महीने की सजा मिली।
अगर टाइम एक्सीड नॉट टू 2 मंथ इफ द इम्प्रिजनमेंट शैल एक्सीड द 6 मंथ बट नॉट एक्सीड 1 ईयर। अगर आपको 1 साल की सज़ा मिली है टोटल, तो उस टोटल में से मैक्सिमम आपको जो उसमें रख सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, दैट शुड नॉट बी एक्सीड द 2 मंथ। 2 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते। ए टाइम नॉट एक्सीड द 3 मंथ इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी द 1 ईयर। अगर 1 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है तब मैक्सिमम आपको 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकती है। क्लियर? 6 महीने की सज़ा में मैक्सिमम जज 1 महीने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑर्डर कर सकता है। 1 साल की सज़ा के अंदर 2 का, और 1 साल से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 3, और 3 से ज़्यादा होती ही नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन इज सेज दैट हाँ shall exceed 1 year. Sir, term of imprisonment shall exceed 1 year. तो इन्होंने लिमिट तो उन्होंने दे ही नहीं सर, कितनी लिमिट हो? देखो ये वाली इसमें लिमिट तो है ही नहीं, इसलिए कह रहा है कि आपको जो टोटल सजा मिली है वो 1 साल से ज्यादा की हो, तब उस केस में 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन जो टोटल सजा है वो 1 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। 1 साल तक के तो ऊपर उन्होंने दे दिया प्रावधान, 1 साल से ऊपर कितनी भी हो सकती है। सर 1 साल से या 3 इयर्स तो भी हम 3 मंथ ही देंगे सर। हाँ, 3 महीने से ज्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो ही नहीं सकती। इट्स द मोस्ट राइगोरस इम्प्रिजनमेंट, जल्दी से अलाउड भी नहीं होती। जी सर, तो फिर क्या उनको अलाउड है सर 3 इयर्स के लिए भी, वो 3 मंथ की दे दें? हाँ हाँ, दे कैन। अगर 3 साल की सजा टोटल है तो 3 महीने की उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकती है। इट कैन। लिमिट होनी चाहिए सर, इतने में इतनी दे सकते हैं, है ना सर? ये क्या 7 ईयर की दे सकते हैं तो भी 3 मंथ की दे देंगे उनको इंस्टेड ऑफ दिस? देखो 7 ईयर की अगर टोटल इम्प्रिजनमेंट है तब भी हम उन्हें 3 मंथ की, देखो मेरे हिसाब से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तो 1 हफ्ते की भी बहुत ज़्यादा टफ होती है। ओके सर। 1 हफ्ते की बहुत। अभी आप अगला सेक्शन पढ़ो एक बार, ये देखो। इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, लेट रीड इट। इन एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, such confinement shall in no case exceed 14 days at a time, with interval between the solitary confinement not less than duration of such period, and when the imprisonment awarded exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in a month of the whole imprisonment। ये क्या कह रहा है कि एक बार में 14 दिन से ज़्यादा किसी को आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं देंगे। सपोज 1 महीने की भी अगर आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली तो ये नहीं कि 1 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ही गिर दिया, 14 दिन के बाद आपको वो बाहर निकालना ही होगा, वरना व्यक्ति अपने आप ही अनसाउंड हो जाएगा, मेंटली डिसेबल हो जाएगा अगर हम किसी को इतने दिन तक अकेला छोड़ देते हैं तो। दूसरी चीज इन्होंने क्या कही है कि अगर उसको 3 साल की सजा मिली है, उसे 3 साल की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली है, तो एक बार में 7 दिन से ज्यादा नहीं होगा 1 महीने के अंदर, 1 मंथ में नॉट मोर देन 7 डेज, क्योंकि उसे 3 महीने काटने हैं। तो 3 महीने में आप लगा लीजिए 14 वीक, तो 1 महीने में 1 वीक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी। अगर एक हर महीने उसे 2-2 वीक के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा तो भी चांसेस हैं कि वो अनसाउंड हो जाए। क्लियर? तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का थोड़ा स्टैटिक पोर्शन समझ लेना। 6 महीने में 1 साल की, 1 साल में 2 महीने की, सॉरी 6 महीने में 1 महीने की, 1 साल में 2 महीने की, और 1 साल से ज़्यादा में 3 महीने की। एक बार मैक्सिमम आप 14 दिन के लिए दे सकते हैं, मतलब लगातार 14 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइन रख सकते हैं। और अगर 3 महीने की सज़ा है आपकी, 3 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, तो 1 महीने में 1 हफ्ते, 7 डेज। ठीक है? जो इन्होंने 1 महीने की करी है सर, तो वो 1 महीने में 14 डेज ही मैक्सिमम रख सकते हैं, तो 14 डेज के बाद वो फिर कॉल करेंगे और उसके बाद फिर 14 डेज की वो कंप्लीट करेंगे सर। हाँ, 14 डेज के बाद वो पहले एक बैक करेंगे उसे, उसमें गैप देंगे एक, और फिर दोबारा 14 डेज की करवाएंगे। ठीक है, चलो। नाउ वी कम विद वन अनदर सेक्शन, इज अ सेक्शन 30। ये क्या कहता है? इनहेंसमेंट ऑफ द पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। इट सेज दैट कि इफ यू कन्विक्टेड अ ऑफेंस टुडे एंड कोर्ट गिव द पनिशमेंट टू यू, केस हैज बीन कंप्लीट एंड यू आर प्रूव्ड गिल्टी, और कोर्ट ने आपको पनिशमेंट दे दी। अब आप जेल गए, जेल से बाहर आ गए, बाहर आने के बाद आपने सेम ऑफेंस दोबारा से कमिट करा। सर कौन सा सेक्शन करवा
सेक्शन 13 13 सर। हाँ, आई सेड कि आपने कोई ऑफेंस करा, आपको पनिशमेंट हुई, गिल्टी होल्ड हुए, आपने इम्प्रिजनमेंट क्लियर करी अपनी, इम्प्रिजन करने के बाद आप दोबारा बाहर आए और आपने सेम ऑफेंस करा, तो इफ यू कमिटेड द सेम ऑफेंस अगेन इवन आफ्टर द पनिशमेंट, देन द इन द सेकेंड टाइम योर पनिशमेंट विल बी गोइंग टू ट्वाइस। ठीक है, वो आपकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी। लेट मी क्लियर दिस, whoever been convicted by a court of India of an offence punishable under chapter 10 and chapter 17 of the Sanhita with the imprisonment of either discretion for a term 3 year upward। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस हैं कि अगर आपको कभी भी सजा मिली 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की, shall be guilty of any offence either than those of chapter with like of imprisonment of like term, shall be subject of the every such subsequent offence to the imprisonment of life or imprisonment of either discretion which may extend to the 10 year। तो ये कह रहे हैं कि आपको इन चैप्टरों में कोई भी सजा मिली जो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा की थी, अगर आप वो ऑफेंस दोबारा करते हैं तब दूसरी बार में या तो आपको आजीवन कारावास मिल सकता है या 10 साल तक की भी सजा मिल सकती है। क्लियर दैट? या तो आपको आजीवन कारावास मिल सकता है या फिर 10 साल तक की भी सजा आपको मिल सकती है सेम ऑफेंस के लिए। ठीक है, सेकेंड टाइम अगर आपने किया है तो ठीक है। Now the thing is that I think I share with you। हाँ बोलिए बोलिए। अगर फर्स्ट टर्म में अगर उसको 3 इयर्स की मिल गई है, गिल्टी है, तो सेकंड टाइम उसने कर दिया और वो गिल्टी हो गया, तो देन उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट में फायदा डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विद न्यू एक्सटेंड टू 10 ईयर। बिल्कुल तभी मिलेगी अगर फर्स्ट टर्म में वो गिल्टी प्रूव नहीं हुआ। सपोज पहले आप पे चार्जेस तो लगे लेकिन गिल्ट प्रूव्ड नहीं हुआ और आप बाहर हैं कोर्ट से, या फिर केस चल रहा है, केस की ड्यूरेशन में आपने दूसरा ऑफेंस कर दिया, वो नहीं होगा आफ्टर द प्रूविंग। ठीक है, आफ्टर द प्रूविंग ऑफ ऑफेंस। हाँ, सेल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, गिल्टी होल्ड हो वहां पे, वो तो एक्यूज्ड है जब तक वो प्रूव नहीं हुआ, प्रूव होने के बाद वो गिल्टी है। ठीक है जी। सर वही तो पूछ रहे हैं, अगर वो गिल्टी होल्ड ही हो गया सर, फिर तो इम्प्लीमेंट में चला ही गया, फिर तो कैसे करेगा वो दोबारा से ऑफेंस करके? दोबारा जेल से बाहर आएगा फिर करेगा भाई। पिछली बार 3 साल की तो सजा मिली है, 3 साल पूरे करके आ गया वो बाहर, अब बाहर आ गया वो, उसने दोबारा ऑफेंस करा है सेम। इसका मतलब कि पहले जो सजा मिली थी वो काफी कम थी, उससे आपने कोई सीख नहीं ली, आपको दोबारा एक अच्छी खासी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है जी। सो दैट इज द थिंग। ओके, एक छोटी सी, हाँ बताइए। अगर ऑफेंस में है ही नहीं अलाउड, जैसे 3 इयर्स मैक्सिमम हम दे सकते हैं, फिर भी वो लाइफ टाइम के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली चीज़ आपने सही पूछी। बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है कि जो सेक्शन 13 है वो सब पे लगेगा, चाहे ऑफेंस में नहीं दे रखा, ऑफेंस में नहीं है, ऑफेंस में खाली प्रोविजन 5 साल की सजा का ही है, लेकिन तब भी जज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 13 उसे 10 साल की सजा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। इट्स जुडिशियल डिस्क्रिशन कंप्लीटली दैट। ठीक है, चलो एक छोटी सी कंपल्सन नहीं है। देखो पनिशमेंट का जो क्राइटेरिया है जज पे कभी भी कंपल्सन नहीं है, वो उसकी डिस्क्रिशन है, कितनी प्रोवाइड कराएगा वो जज की कंप्लीट अपनी डिस्क्रिप्शन है। हाँ, जिन ऑफेंसेस में ये लिखा है कि 2 to 5 ईयर्स, वहां पे वो 2 साल से की मिनिमम तो रखेगा ही रखेगा, इतना जरूर है। ठीक है, हाँ, बाकी मैक्सिमम जो 5 है इनके बीच में वो कितनी भी दे सकता है। और सेक्शन 13 का यूज करना है नहीं करना, अगर फिट बैठता है तो उसकी डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो दे, नहीं तो फिर उसी सेक्शन के अंदर ही दे दे। ठीक है, वो वही रखता है ना, अगर सेकंड टाइम उसने कर दिया तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होएगा ही होएगा, या सर या फिर ये होएगा 10 इयर्स ना, ये जज का डिस्क्रिप्शन है ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू द 10 ईयर, जो 10 साल तक का भी हो सकता है। कंपल्सन नहीं है जज पे किया तो 10 साल ऐसा उम्र कैद देगा,
जज पे की मर्जी, या तो ये दे दे, या फिर यहाँ पे जो वर्ड और आया आइदर और को हम या में डील करेंगे ना, या तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दे या 10 साल की सजा दे, या फिर जितना सही लगे 10 साल तक लिमिटेशन है, ये एक्सटेंडिंग 10 साल है, ये नहीं कि 10 ही देगा। पर इन दोनों में से उसको चूज करना पड़ेगा ना सर, फिर ये तो नहीं हो सकता ना, उसके पास डिस्क्रिशन है, उसके पास तो लिमिट ही आ गई ना सर। ये देखो सपोज अगर उसको थेफ्ट कराया उसने दोबारा, सपोज उसने थेफ्ट करी दोबारा, और हम सपोज करते हैं थेफ्ट की 5 साल की सजा है थेफ्ट की, अब उसने करी ये काम दोबारा कराया उसने, अब या तो जज 5 साल तक की सजा दे दे, या उसे लाइफ दे दे, या फिर 10 साल तक जो मन हो वो दे दे, इन तीनों में से कुछ भी दे सकता है जज। सेम भी दोबारा दे सकते हैं? सेम भी दोबारा दे सकता है, ये जज का अपना डिस्क्रिप्शन है, इसमें उस पर कोई कंपल्सन नहीं है। जो विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर है ना, चाहे तो यहाँ पे 2 साल की दे दे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ओके सर। विच में एक्सटेंड टू 10 लिमिट, मैक्सिमम इसने जरूर कह दी कि 5 से 10 या फिर लाइफ, मैक्सिमम ही है, इससे ज्यादा नहीं है। 12 की नहीं दे सकता, 11 साल की नहीं दे सकता, ये जरूर उस पर बाउंड्री है, लेकिन कम कितनी देगा वो उसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है जी। लाइफ का क्या रह गया सर? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का क्या रह गया सर? मर्ज इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ अगर चाहे तो जज दे दे इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का, अगर वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ कहता है तो वो कंप्लीट लाइफ होती है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का। ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 14 साल 20 साल, ऐसा कुछ नहीं है। टिल डेथ यू विल बी इन अ प्रिजन। हाँ जी सर, फिर तो वो कितनी भी दे सकते हैं? वो फिर बिल्कुल 10 ईयर बिल्कुल के और लाइफ में? हाँ जी सर। बिल्कुल 10 ईयर की लिमिटेशन है। लिमिटेशन नहीं है ना सर फिर तो? आप समझे नहीं ये, चलो ये बात और समझ लेते हैं। कई ऑफेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ लिखा होगा या 10 ईयर लिखा होगा, तो जज को जो वर्ड्स यूज करने हैं, या तो ये कह दे कि फुल लाइफ के लिए, या फिर 10 ईयर या 10 ईयर से कम की कह दे। 11, 12, 14, 15 ये नहीं कह सकता वो। ओके सर। ठीक है, आप लिमिटेशन समझे वर्ड्स की, या तो 10 साल या आजीवन। अब जीवन कितना है वो तो हमें थोड़ी ना पता है, जीवन पता पड़ी 2 साल का ही जीवन है। हाँ जी सर। ठीक है, तो जीवन का तो हमें कोई अंदाजा नहीं है, ये हमारी कमिटमेंट इसके साथ चलेंगी। ठीक है, ओके सर। एक मैं आपको इस लाइफ वाला और सेक्शन दिखा देना चाहता हूँ। हाँ जी सर। हाँ, लाइफ इम्प्रिजॉनमेंट ऑलवेज बी डीम्ड एज अ कंप्लीटली द लाइफ इम्प्रिजॉनमेंट, कि भाई जब तक वो जिएगा तब तक जेल में रहेगा। लेकिन अगर सपोज कोई ऐसी ऑफेंस है, कई बार क्या होता है, अभी हम अबेटमेंट पढ़ेंगे, कॉन्स्पिरेसी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ काम आएंगी कि सपोज कोई ऑफेंस है जिसमें लाइफ इम्प्रिजॉनमेंट की सजा है, या तो लाइफ इम्प्रिजॉनमेंट या डेथ। ठीक है, अब जज साहब ने दे दी उसे लाइफ। अब अभी हमने कही लाइफ का तो कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, कितनी भी हो सकती है किसी व्यक्ति की लाइफ। लेकिन यहाँ पे हमने ये कहा है सेक्शन 6 में कि अगर जैसे सपोज किसी की लाइफ की सजा मिल गई, और जज साहब कह रहे हैं, ये सॉरी जज साहब नहीं, प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि इसकी आधी कर दो जी, इसकी सजा आधी कर दो। या फिर मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई अफेंस, वो एग्जाम्पल छोड़ते वो गलत है, सपोज कि कोई अफेंस है और अबेटमेंट में हुआ है, पर अबेटमेंट में उसका प्रोविजन ये है कि इस अफेंस को अबेट करने पे अबेटर को उतनी सजा मिलेगी जो इस अफेंस के लिए आधी होती है, हाफ ऑफ द पनिशमेंट मिलेगी। ये बात मेरी समझ आई आपको? एक अबेटर है, अबेटमेंट का कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता है आपको? अबेट करना, किसी को उकसाना ऑफेंस करने के लिए। ठीक है, मैंने किसी को उकसाया कोई अफेंस करने के लिए, तो जो अफेंस करने के लिए उकसाया है उस अफेंस की सजा लाइफ इम्प्रिजॉनमेंट है। अबेटमेंट में उसकी सजा हाफ ऑफ द ऑफेंस है, कि जिस ऑफेंस के लिए उकसाया उसकी आधी मिल जाएगी। ठीक है, अजम्पशन में चल रहे हैं, अबेटर का कंसेप्ट बहुत बड़ा, उसे हम जब पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी मैं खाली अजम्पशन में चल रहा हूँ कि मुझे जो सजा मिलनी है वो लाइफ इम्प्रिजॉनमेंट की आधी मिलनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि जी लाइफ इम्प्रिजॉनमेंट की आधी होती कितनी है, लाइफ तो किसी को नहीं पता। तो वहां पे बस सेक्शन 6 ने ये कहा है कि जहां पे कभी हमने लाइफ को काउंट करना पड़े, कम्यूट करना पड़े उसको, तो हम उसे 20 ईयर्स मान के चलेंगे वहां पे उसको गिनने के लिए। अदरवाइज 20 का कोई प्रोविजन नहीं कि लाइफ का मतलब 20 ईयर्स की सजा मिलेगी ना, जब तक जियोगे तब तक है।
क्लियर, दैट इज अ थिंग। एक छोटी सी चीज और है, कमिटमेंट ऑफ द पनिशमेंट। लेट मी फाउंड इफ इट इज अवेलेबल कि द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कैन कम्यूट द पनिशमेंट एज पर द रिक्वायर्ड सच कंसर्न। जो पर्डन वाली पावर प्रेसिडेंट साहब के पास और गवर्नर वाले के साहब के पास है, तो वो उस चीफ ऑफ पनिशमेंट को कम्यूट कर सकते हैं। तो जो कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम 14 ईयर के लिए कम्यूट हो सकती है, इससे कम में नहीं। सर कौन सा सेक्शन है सर? हाँ, लेट मी फाउंड इट विच सेक्शन इज सेड अबाउट दैट। हाँ, ये रहा। That is, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment of the संहिता to the punishment according to section 474 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, पनिशमेंट को कम्यूट कर सकती है। एक बात ये रही, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। ऐसा नहीं कि ऑफेंडर से पूछेंगे कि तेरी सजा घटाए या नहीं घटाए, अगर उन्हें लगेगा तो वो घटा सकते हैं। In case where the sentence is death of an offense against the law, executive and United States and central government, or in case where the sentence against the law, executive power is taken to the government and the sentence not. तो एक तो ये बात रही, कम्यूट हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन इज इन केस एवरी पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे बी आइदर इट शैल बी द कोर्ट ऑफ सेंटेंस सच ऑफेंडर डायरेक्ट सेंटेंस शैल बी द राइगोरस एंड होली और सिंपल। आई थिंक ये प्रोविज़न हटा दिया में शायद। इन ओल्ड आईपीसी में तो ये था कि वो 14 ईयर्स तक कम्यूट कर सकते हैं, इन्होंने अब ये प्रोविज़न हटा दिया है। मे बी आई थिंक दैट पावर हैज़ बीन एक्सटेंड नाउ। गिव मी अ मिनट, गिव मी जस्ट अ मिनट। हाँ, ये हटा दिया है अब। नाउ सॉरी फॉर माई थिंग दैट थिंग्स कि वो 14 ईयर वाली बात नहीं है। सिर्फ आप इतनी ध्यान रखें कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कैन कम्यूट द एनी सेंटेंस ऑफ देम। किसी भी सेंटेंस को वो कम्यूट कर सकती है, कम कर सकती है, हटा सकती है। ठीक है। और जब हटाएंगी तो उसमें अगर हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कैलकुलेट करना है तो वो दैट इज द 20 ईयर्स टाइम पीरियड ओनली विद दैट। ठीक है, चलो एक सेक्शन और अभी हमें पढ़ना है फॉर द लास्ट फॉर टुडे, दैट इज हाँ सेक्शन 9। रीड इट वेरी केयरफुली। सेक्शन 9 इज सेज दैट, तो ऑपरेटर के लिए था ना सर, काउंट करने के लिए। कौन सा सर? सेक्शन 9 आई 20 ईयर्स लाइफ। हाँ, वो कम काउंट करने के लिए है बस कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अगर हम काउंट करते हैं तो वो कितनी होगी, वो 20 ईयर्स होगी। वो फॉर ऑपरेटर के लिए था या सर अभी सेंटेंस न के लिए वो सेंटेंस वो ये था कि अगर किसी सर्कमस्टांसिस में मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट को काउंट करना पड़े, जैसे कि अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दीजिए, तो हाफ कैसे करेंगे, ये तो बताओ लाइफ कितनी है। तब हमने कहा कि 20 मान के चलेंगे हम हर किसी की लाइफ, चाहे वो कितना ही बूढ़ा है, कितना ही जवान है, कोई बच्चा भी है। यस सर। ठीक है जी, चलो हाँ जी सर। अब हम करते हैं लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। थोड़ा सा इसे पढ़ेंगे सेक्शन 9 को। वेयर एंड हाँ बताऊंगा सर, इसमें जो प्रेसिडेंट हमारे को गवर्नमेंट अगर रिलैक्सेशन करना चाहे कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, फिर उसके इंस्टेड ऑफ। हाँ, वो कोई भी उसमें इम्यूनिटी दे सकती है, वो जितनी चाहे उसे कम्यूट कर सकती है, इतना इवन उसको हटने ख़त्म भी कर सकते हैं उस सेंटेंस को। पावर ऑफ पर्डन, कंप्लीट पावर। इफ़ यू रिमेंबर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन वी वेरी ब्रीफ डिस्कस अबाउट कि कौन कौन सी रेमिशन है, रिसेशन है, रेटिशंस है, वट एवर बी देयर पावर वी डिस्कस इन इट। ठीक है, चलो
where anything which is an offense made up of part, any of which part is in itself a offense, the offender shall not be punished with the punishment more than one such is offense unless is so expressly provided. ये क्या कह रहा है सेक्शन, दोबारा से रीड करेंगे. वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस, कोई भी ऐसी चीज जो ऑफेंस हुई है, मेड अप ऑफ पार्ट्स, पार्ट्स में हुई है, एनी ऑफ पार्ट्स विच इटसेल्फ अ ऑफेंस, जिसका हर पार्ट अपने आप में ऑफेंस है, offender shall not be punished with the punishment of more than one such is offenses unless it is expressly provided. कि कोई भी ऑफेंस जो पार्ट्स में कमिट हुआ है और उसका हर पार्ट एक ऑफेंस है, उस पूरे पार्ट्स को, सारे पार्ट्स को एक ही ऑफेंस माना जाएगा जब तक कि कोई स्पेशल प्रोविजन अवेलेबल नहीं है. जैसे कि देयर इज ए एंड बी, ए ने बी को मारा, ए ने 4-5 थप्पड़ मारे, 4-5 घूसे मारे, 2-3 स्टिक से वार करा, 2-3 रॉड भी मारी. तो अब ऐसा नहीं है कि हर रॉड के मारने पे, हर थप्पड़ के मारने पे आप उसे अलग अलग सजा देंगे. क्लियर? कंप्लीटिवली जो आउटपुट आई है उसकी सजा मिलेगी उसे, कि भाई इतनी हर्ट हुई है इतना सजा दे दो, इतनी ग्रीवियस इंजरी कॉज हुई है इतनी सजा दे दो. क्लियर? नाउ वी कम विद द subclause 2. Section 9 subclause 2 it says that where anything is an offense falling within two or more separate definition of any law in force for the time being by which offense has been defined or punished. ये क्या कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो उस टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा लॉज में डिफाइंड हो रखा हो और एज ए ऑफेंस ट्रीट हो रखा हो. जैसे कि हमने किसी को हर्ट करा, बीएनएस में एक सजा है उसके लिए, डोमेस्टिक वायलेंस में एक अलग से सजा है, हो सकता है एक आध और एक्ट और हो लोकल स्टेट्स का, उसके अलग से सजा हो. तो ऐसा कोई ऑफेंस, और सेवरल एक्ट्स विच वन और मोर देन बाउंड बाय इटसेल्फ और बाय देमसेल्फ कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस, कंस्टिट्यूट व्हेन कंबाइंड अ डिफरेंट ऑफेंस. एक आपने बहुत सारे किसी को घाव पहुंचाए एक ही बार में, the offender shall not be punished with the more severe punishment the court which try him could away for one such offense. कि offender उन सारी punishments के लिए एक बार पनिश होगा, बार बार नहीं होगा. सपोज कोई offense अगर 2-3 जगह डिफाइंड है तो किसी एक एक्ट में रेमेडी ले सकते हो आप, या तो डीवी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ले लीजिए, या फिर बीएनएस में ले लीजिए, या फिर कोई और एक्ट आपके पास अवेलेबल है उसमें ले लीजिए. ये नहीं कि जी पहले तो बीएनएस में 3 साल की सजा दिलवा दो, डीवी एक्ट में जाके 4 साल की और दिलवा दो. एक बात. और एक ऑफेंडर को बहुत सारे घाव पहुंचे हैं, बहुत सारी इंजरीज हुई है, बट इट कॉज इन अ सेम एक्ट, सेम डे के सेम एक्ट्स पे हुआ है, सेम सिनेरियो में हुआ है, तो उसे कंस्टिट्यूट ऑफेंस माना जाएगा. ऐसे नहीं कि हाथ टूटने का एक अलग से लगा दो जी, पैर टूटने का एक अलग से लगा दो, एक उसमें माना जाएगा. यहां पे अब बात यह है कि सपोज ए, अभी जो हमने एग्जांपल दिया, ए ने बी को मारा, ए ने बी को 5 जुलाई को 10 बजे मारा सुबह. ये हुआ एक ऑफेंस. अब इसमें चाहे वो उसने कितना ही मारा हो, अलग अलग तरीके से मारा हो, लेकिन सपोज ए बी को 5 जुलाई को 10 बजे मारता है और फिर उसी 5 जुलाई को 2 बजे दोपहर में फिर मारने जाता है. ये अब दूसरा ऑफेंस है. गेट दैट थिंग? ये नहीं कि अब ये एक अलग ऑफेंस, ये दोनों भी एक ऑफेंस ट्रीट होंगे. ये एक ऑफेंस है और ये अलग ऑफेंस है. क्लियर बाय दैट थिंग? कि डिफरेंट सिनेरियो हो तो वो डिफरेंट एक्ट होंगे, लेकिन एक ही उसमें, एक ही कंटिन्यूटी में उसने एक्ट करा है तो वो ही एक्ट माना जाएगा. Clear? So till now we covered the application of the BNS, definition part of a BNS, general exception of the BNS, and punishment criteria of the BNS. You have to be very clear with the chapter 1, 2 and 3. If there is any doubt, come after reading. I will be try to sort out the every kind of doubts, but definitely do the read. Clear? Chapter 1, 2, 3 अब आपके clear होने चाहिए. ओके देन, अब कोई डाउट पनिशमेंट्स के रिगार्डिंग? कम्यूटेशन, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 1 ऑफेंस, 2 ऑफेंस, ऑल आर शुड बी क्लियर.
स्टैटिक पोर्शन है, स्पेशली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं, कम्यूटेशन से आ जाते हैं। जो प्रोविज़न ये अभी मैं बता था कि पहले 14 ईयर था, वो अब हट चुका है। गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बी कम्यूट द एनी सेंटेंस एंड दिट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ देम कि वो उसके बाद क्या सेंटेंस रखेंगे, कितना कम्यूट करेंगे। इट्स अ पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर उससे अलग है। जुडिशरी के सारे काम करने के बाद उनके पास वो पावर आती है और वो उनके पास कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग विद द बीएनएस। आज की क्लास यही डन करें फिर। ओके देन, बाय एवरीवन एंड रीड एवरीथिंग रिगार्डिंग द बीएनएस।